नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान ने बताया भारत को करीबी दोस्त, कहा भारत है चाबहार रेल परियोजना का हिस्सा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कोरोना काल में सरकार की गिनाई उपलब्धियां। राजस्थान में हुआ कोरोना विस्फोट, पिछले 10 घंटों में मिले 351 नए मामले, कोरोना से हुई 6 मौत। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर करने या चीन से डील होने के बाद भारत से किनारा करने से जुड़ी सभी खबरों को अफवाह और साजिश बताया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि भारत सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और वह हमेशा चाबहार परियोजना का हिस्सा रहेगा। ईरान ने कहा कि एक भारतीय अखबार ने बिना चाबहार डील की शर्तों को पढ़े एक गलत खबर प्रकाशित की, जिससे पूरी तरह कंफ्यूजन पैदा हुई है। चाबहार रेल परियोजना में भारत की जो भूमिका थी वो पहले की ही तरह बरकरार है। ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फरहद मोंताजी ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया, चाबहार में निवेश के लिए ईरान ने भारत के साथ केवल 2 समझौतों पर साइन किए हैं, एक पोर्ट की मशीनरी और उपकरणों के लिए और दूसरा भारत के $150 मिलियन के निवेश को लेकर है। कुल मिलाकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाबहार में ईरान भारत के सहयोग पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। माना जा रहा था कि ऐसा ईरान चीन के बीच होने जा रही $400 अरब की डील का असर है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बाबूजी नहीं रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। बता दें कि लालजी बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। राष्ट्रपति कोविंद ने मध्य प्रदेश राज्यपाल के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन से हमने एक महान नेता को खो दिया है, जिन्होंने लखनऊ का सांस्कृतिक परिष्कार किया और जो कुशाग्र बुद्धि वाले राष्ट्रीय नेता थे। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्री लालजी टंडन को समाज सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई, हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूं। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर भाजपा सरकार झूठ बोल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा था कि सरकार जीडीपी और चीनी घुसपैठ को लेकर भी झूठ बोल रही है और उसने इसे संस्थागत रूप दे दिया है। कांग्रेस सांसद का कहना है कि केंद्र राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की आज होने वाली बैठक में राम मंदिर और एलएसी पर चीन के साथ तनाव पर चर्चा होगी। सरसंघचालक मोहन भागवत बैठक को संबोधित करेंगे। यह बैठक 2, 3 या उससे अधिक दिन तक चल सकती है। बैठक शारदा विहार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के आवासीय स्कूल में होगी। इसमें नागपुर के अलावा दिल्ली और अन्य जगहों से आने वाले पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। भागवत और संघ कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी भोपाल पहुंच चुके हैं। शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि पाकिस्तान ही सीमा पार से गोलीबारी करता था, अब नेपाली बंदूकों ने भी निर्दोष भारतीयों की जान लेनी शुरू कर दी है। हम जैसे पाकिस्तान की बंदूकों को नहीं रोक पाए, वैसा नेपाल के मामले में न होने पाए। नेपाली बंदूकों की नलियों को अभी ही तोड़ देना चाहिए, अन्यथा पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल सीमा पर भी गोलीबारी हमेशा का सिरदर्द बन जाएगी। शिवसेना ने कहा कि फिलहाल भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण शांति भले ही हो, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल सीमा उस पार से होने वाली गोलीबारी के कारण अशांत है। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी करना आम बात है, लेकिन अब नेपाल की ओर से भी गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह अधिक चिंताजनक है। दूसरी बार है जब भारत की सीमा पर गोलीबारी करके नेपाल ने साबित कर दिया है कि वो चीन और पाकिस्तान की उंगली पकड़कर ही चलेगा।
एक हाथ चीनियों के हाथ में और दूसरा पाकिस्तानियों के हाथ में। चुनाव आयोग भले ही बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात कर रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण इसमें मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर अगस्त तक कोरोना के प्रसार में कमी नहीं आई तो विधानसभा चुनाव टलने के आसार बढ़ सकते हैं। हालांकि आयोग समय पर चुनाव कराने को लेकर सभी दलों के साथ लगातार बात कर रहा है। कई विपक्षी दल कोरोना के मद्देनजर चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग चुनाव कराने के लिए कई विकल्पों, मसलन बूथों की संख्या बढ़ाने, प्रचार के लिए वर्चुअल तरीका अपनाने जैसे विकल्प पर मंथन कर रहा है। दरअसल जून तक बिहार में कोरोना प्रकोप नियंत्रण होने जैसा दिख रहा था, लेकिन जुलाई में अचानक से मामलों में तेजी आई। आयोग के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल तय समय पर चुनाव की संभावना तलाशी जा रही है। सभी दलों से बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने और सभी दलों की राय लेने के बाद आयोग इस पर अंतिम फैसला लेगा। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,148 नए मामले सामने आए हैं और 587 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,55,191 हो गई है, जिनमें से 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। 7,24,578 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी प्रदेश में कोरोना के 351 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले अलवर से 103, जालोर में 43, सिरोही में 23, जयपुर और सीकर में 20, नागौर में 32, अजमेर में 27, कोटा में 15, बूंदी 12 और बांसवाड़ा में 1, दौसा में 18, झुंझुनू और भीलवाड़ा में 3, उदयपुर और टोंक और गंगानगर में 7, सवाई माधोपुर में 4, डूंगरपुर में 5 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 30,741 हो गई है। इनमें एक्टिव केसेस 7,868 हैं और प्रदेश में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 574 हो गया है। चांदपुर स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में गणेश जी महाराज के अभिषेक के बाद विभिन्न आयोजन हुए। यह आयोजन स्वर्गीय महंत कैलाश चंद्र शर्मा की प्रेरणा से हुए। इस अवसर पर मंदिर स्थित प्राचीन गणेश जी महाराज का मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत अभिषेक पूजा का आयोजन हुआ। गणेश जी महाराज को दूध, दही, घी, शहद, बूरा, गुलाब जल और अनेक द्रव्यों से महास्नान कराया गया। इसके बाद गणपति को नवीन पोशाक धारण करा झांकी सजाई गई। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक रही। मंदिर के प्रवक्ता पंडित अमित शर्मा ने बताया, इस अवसर पर कोरोना जैसी महामारी के लिए विश्व कल्याण हेतु गणेश जी महाराज से प्रार्थना की गई। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी आज मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 414.34 अंक यानी 1.11% ऊपर 37,833 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1% यानी 110.25 अंकों की बढ़त के साथ 11,132 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज विप्रो, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाटा स्टील, HCL टेक और टेक महिंद्रा की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं इंडियन बैंक, M&M, JSW स्टील, ग्रासीम, BPCL, इंफ्राटेल और श्री सीमेंट के शेयर गिरावट पर खुले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।